वो गुड्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के बाहर हैं, जिनको आगे आप फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते। सर ये पेन आपके हाथ में है, तो पेन को क्या वापस फर्दर कन्वर्ट करोगे तो क्या प्लास्टिक बनाओगे क्या? नहीं। तो ऐसे गुड्स जिनको या तो आगे फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो फाइनल गुड्स है। और या फिर जो कि फाइनली कंज्यूमर परचेस करता है। कौन परचेस करता है बोलो? कंज्यूमर। बोलो आप पेन लेकर क्या मार्केट में, क्या स्टेशनरी पे क्या वापस पेन बेचते हो क्या? नहीं। वो फाइनल गुड्स होते हैं। सर कौन से गुड्स होते हैं बोलो? फाइनल गुड्स। ये बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं मैक्रो के। और दूसरा गुड्स जिसको आगे फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं। मिल्क लिया आपने मार्केट से, पनीर बनाया, फिर आपने पनीर बेचा। तो अगर आपने मिल्क लेकर के पी लिया होता तो वो फाइनल गुड्स होते हैं। लेकिन आपका काम ही यही है, आप दूध लाते हो, पनीर बनाते हो, पनीर बेचते हो आप, फिर आप दूध लाते हो, पनीर बेचते हो। तो आपके लिए वो रे सब, तो आपके लिए वो जो दूध है जिससे आप पनीर बनाकर बेच रहे हो, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। कौन सा गुड्स है बोलो? इंटरमीडिएट। क्योंकि आपका काम है पनीर बेचना, तो आप दूध को आगे फर्दर प्रोसेस करके पनीर बनाकर बेच रहे हो। दैट इज अ इंटरमीडिएट गुड्स। तेरे लिए रिपीट कर रहा हूँ जो एब्सेंट थे, और फिर बातें करी पागल जैसे। हाँ। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स जिनको आगे या तो फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं, और या फिर आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्दर हम। ऐसे गुड्स को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या कहते हैं बोलो? इंटरमीडिएट गुड्स। एक तो ये पढ़ा है मैंने कल तक, ठीक है, उसके मैंने एग्जांपल लिखा है कॉपी में। और एक जो लोकल एब्सेंट है वो ध्यान सुन लेना। एक थियरी कल हमने पढ़ी थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर रहे हैं जेएम कीन्स। कौन है बोलो? जेएम कीन्स, जॉन मैनार्ड कीन्स। जिस प्रकार से माइक्रो में कुछ लोग थे, अल्फ्रेड मार्शल, हमारे एच एच हुसैन, हिक्स वगैरह, यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक ही नाम आपको ध्यान रखना है पूरे 40 नंबर के लिए। क्या नाम है उसका? जेएम हिक्स। जो आरबीएससी वाले जो ओपन बोर्ड है उनके भी 40 मार्क की माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ध्यान रखना। सारे कॉन्सेप्ट सेम है। जेएम कीन्स, दैट इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये कहते हैं सर कि किसी भी देश की अगर नेशनल इनकम बढ़ती है, यहाँ पर पहली बात तो मैंने डे वन से क्लियर की थी, यहाँ इनकम एक इंडिविजुअल की नहीं होगी, यहाँ पूरे देश की नेशनल इनकम होगी। तो यहाँ पर जेएम कीन्स का मतलब है, अगर किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम अगर बढ़ती है, क्या बढ़ती है बोलो? नेशनल इनकम। सोचो आज अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है, मतलब हर इंसान की इनकम भी बढ़ रही है। आज आपकी इनकम सबकी जोड़ोगे तो ही तो नेशनल इनकम आता है। तो नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न बाय ऑल द पर्सन इन अ कंट्री या इन एन इकोनॉमी। तो अगर नेशनल इनकम बढ़ती है, तो इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। इसीलिए मैंने डे वन पे बेसिक्स में कहा था कि यहाँ पर डिमांड का पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर डिमांड का रिलेशनशिप सर हमको प्राइस से नहीं पढ़ना है, किसके साथ पढ़ना है? इनकम के साथ। और थ्योरी ऑफ इनकम यही कहती है सर, इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो जो सेलर है, जो सप्लाई कर रहा है, उसको आउटपुट की सप्लाई भी क्या करनी पड़ेगी बोलो? बढ़ानी पड़ेगी। और आउटपुट बढ़ाने के लिए उसको लोग, मतलब लेबर, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा सर। इसलिए जेएम कीन्स कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटेक्स्ट में इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों एक साथ बढ़ते हैं। और इसका अगर हम रिवर्स सोचें, आज देश में कोविड आ जाए, नेशनल इनकम कम हो जाएगी। लॉकडाउन में कई स्कूल टीचर्स को, जो स्कूल में पढ़ाते थे पहले, उनको 30-40% सैलरी मिलती थी। मान लो किसी की तनख्वाह 10,000 तो 3,000 रुपये देता था स्कूल। उतने के उतने पैसे घर की बाई ले जाती है आज की तारीख में। मतलब टीचर इज इक्वल टू बाई हो गया था, स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो इनकम कम हुई, इनकम कम तो डिमांड कम, डिमांड कम तो आउटपुट भी कम, और आउटपुट कम तो उसको बनाने के लिए लोग ज्यादा चाहिए। कम आउटपुट को बनाने के लिए लोग कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? कम चाहिए। दैट मीन्स इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट तीनों एक साथ बढ़ते हैं और तीनों एक साथ कम होते हैं।
ये थियरी कल हमने पढ़ी थी, दैट इज द थियरी ऑफ इनकम बाय जेएम कीन्स। तो एक तो वो एक पे लिख लेना जो लोग कल छुट्टे पे थे। ये कल तक का रिवीजन था पूरा। आज नया टॉपिक और लगभग बेसिक्स को आज हम खत्म कर लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। कल आप इस सबका टेस्ट देंगे। मैं 2 दिन पहले ही सब बोल चुका था, तो ज्यादा ही नहीं, 2 ढाई पेज पढ़ने में क्या टाइम लग रहा है, और अब तो 12th में। तो कल इस पूरे टॉपिक जहां तक मैं पढ़ाऊंगा वहां तक का टेस्ट होगा। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग भी लिखवा रखा है। वो इकोनॉमिक्स बताओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल की है या पूरे देश की है? पूरे देश की है। तो दैट इकोनॉमिक्स विच सॉल्व्स द प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, is called as macroeconomics. Importance of, देखिए, importance of macroeconomics, importance of macroeconomics। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने फॉर 3 और 4 मार्क्स, 3 से 4 नंबर दोनों के अंदर, 3 मार्क के क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार केस स्टडी फॉर्म में पूछा गया है। टॉपिक का नाम इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट, जब भी ध्यान रखना, इको और बिजनेस दोनों के लिए कॉमन बोल रहा हूं, जब भी आपको इंपॉर्टेंस बोले या फिर आपको नीड बोले, क्या बोले बोलो, नीड, एक ही बात होती है। या फिर आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है इंग्लिश के कारण स्टूडेंट क्वेश्चन समझ नहीं पाता है, मेरी आदत है मैं नोट्स में टॉपिक के अंदर सारे वर्ड लिखवा देता हूँ। सिग्निफिकेंस, तीनों का मतलब इंपॉर्टेंस से होता है। अब भले ही बिजनेस की क्लास हो या इकोनॉमिक्स की, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट बताओ, इकोनॉमिक्स जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इससे किसी एक आदमी की परफॉर्मेंस मेजर होती है या पूरी कंट्री की? पूरी कंट्री की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी आपको इकोनॉमिक की फंक्शनिंग बताती है। किसकी फंक्शनिंग बताती है? पूरी की पूरी इकोनॉमी की। इसमें हम कोई प्रोड्यूसर बिहेवियर या कंज्यूमर बिहेवियर या कॉस्ट या रेवेन्यू नहीं पढ़ने वाले, हम ये पढ़ने वाले पूरी इकोनॉमी का फंक्शनिंग कैसे करनी है। तो बताओ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुई, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फंक्शनिंग ऑफ, फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, फंक्शनिंग ऑफ, फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। रेड ऑन, it describes, it describes the way, macroeconomics describes the way an economy, macroeconomics describes the way an economy functions। मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है कि किस तरीके से इकोनॉमी फंक्शन कर रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल, $1 की कीमत क्या है? 90। मतलब कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हमारा रुपी डॉलर के रेस्पेक्ट में 90 टाइम्स वीक है। आया ना? आज हमारे यहाँ पेट्रोल की क्या कीमत है? 105 प्लस, है ना, कुछ पैसे है। आपको पता है पाकिस्तान में लगभग लॉकडाउन कर दिया गया है जी, क्योंकि वहां पेट्रोल लगभग 400 रुपए से ऊपर जा चुका है लीटर। दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस फिर भी पाकिस्तान इकोनॉमी से बेटर है। तो ये कैसे पता पड़ा? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। कैसे पता पड़ा? क्या हम एक एक दुकानदार के वहां गए पेट्रोल की कीमत पता करने? नहीं। जब आप इंटरनेशनल करेंसीज की रेट्स को, पीछे, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो पूरे देश की स्थिति पता पड़ जाती है। दैट मीन्स रुपी इज स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तानी करेंसी। लेकिन क्या आपको पता है
कई सारे ऐसे देश हैं, भारत में मैक्सिमम कितने रुपए का नोट है इशूड लीगल? 500। पहले 2000 का था, फिर वो विड्रॉ कर लिया वापस गवर्नमेंट। आपको पता है कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि वियतनाम वगैरह हुए, वहां पर 5-5 लाख रुपए के नोट चलते हैं, और वहां के 5 लाख रुपए लगभग यहाँ के 500 रुपए जितने हैं। कितने? 500 रुपए जितने, वहां 5 लाख रुपए। दैट मीन्स उनकी इकोनॉमी और ज्यादा डाउन है। ब्राजील करके एक कंट्री है, राइट? वहां पर तो 1-1 करोड़ रुपए के नोट छापे हुए उन लोगों ने। जी हाँ, 50 लाख रुपए, 5-5 करोड़ रुपए के नोट छाप रखे हुए। और हमने मैक्सिमम कितने रुपए के नोट छापे? 500-500 रुपए। दैट मीन्स वो इकोनॉमीज और डाउन है। तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? पूरी इकोनॉमी डाउन है ना। ऐसा थोड़ी कह रहे प्रोड्यूसर डाउन है कंज्यूमर उठा हुआ है, या कंज्यूमर डाउन है प्रोड्यूसर उठा हुआ है, ऐसा करेगा? नहीं। तो इकोनॉमी की स्टडी खास करके मैक्रो इकोनॉमिक्स की बताती है कि किस तरीके से पूरा देश फंक्शन कर रहा है। इट डज नॉट टॉक अबाउट इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और सप्लायर, इट टॉक्स अबाउट द कंट्री एज अ, और इकोनॉमी एज अ होल। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। No doubt. So macroeconomics describes how the what is the way in which the economy is functioning. और इस फंक्शनिंग के दो मुख्य मेजर होते हैं। डिमांड यहाँ कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एग्रीगेट डिमांड। और सप्लाई कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एग्रीगेट सप्लाई। मैंने मार्केट नहीं बोला है, वो माइक्रो के कॉन्सेप्ट है, राइट? तो लिखो आगे, द वे इकोनॉमी फंक्शंस बाय केयरफुली CAREFULLY by carefully analysis of aggregate demand, by careful analysis of aggregate demand and aggregate supply। समझ में आया? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले हमको बताती है किस तरीके से पूरी इकोनॉमी फंक्शन कर रही है। बोलो इस पॉइंट में कोई डाउट किसी को? कोई प्रॉब्लम? सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। इकोनॉमिक FLUC फ्लक्चुएशंस, TUATIONS, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। अराउंड 2012 was a period of, उससे पहले 2004 या 5 में भी ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था। कैसा पीरियड था? ग्रेट डिप्रेशन। अमेरिका जैसा देश अपने कई लोगों को जॉब से निकाल चुका था। अमेरिका जैसा देश, आप जाकर गूगल पे भी सर्च करें ग्रेट डिप्रेशन के क्या कारण रहे, कई वीडियो आपको मिल जाएंगे। पर मेरे को आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इसलिए मैं वो वीडियो अभी नहीं दिखा रहा हूँ, कभी और बोलोगे तो दिखा दूंगा। अमेरिका जैसा देश लाखों करोड़ों रुपए बचाने के लिए चल चुका था, और कई लाखों डॉलर वाले एम्प्लॉयज को उसने, महंगे एम्प्लॉयज को घर बिठा दिया था, जाओ जॉब नहीं है। लेकिन भारत उभरता रहा और बढ़ता रहा अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। एकमात्र कंट्री पूरी दुनिया में जिसका पूरा, द ग्रेट डिप्रेशन जिसका पूरा वर्ल्ड में इफेक्ट आया, वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि लेजेंडरी इकोनॉमिस्ट खड़े थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप जाकर के किसी भी स्टडी को पढ़ लें ग्रेट डिप्रेशन की, भारत में कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि इकोनॉमिस्ट इतने तगड़े हैं। इस प्रकार की पॉलिसीज बनाई कि डिप्रेशन भी छू नहीं सका। मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक्स? मैक्रो। तो जब पूरा वर्ल्ड डिप्रेशन में था, इंडिया में उसका कोई खासा इफेक्ट नहीं हुआ। दिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? बनाने वाले पर्सन भले ही एक रहे हो, लेकिन पूरे देश के बारे में सोचा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बोलो? मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिखिए, इट हेल्प्स टू एनालाइज
It helps to मानस, मैं मम्मी को बुला लूंगा कल, अलाउ ही नहीं करूंगा जब तक मीटिंग नहीं होगी तेरे पेरेंट्स से. It helps to analyze the causes of fluctuations. It helps to analyze the causes of fluctuations. Fluctuation समझे आप? डिप्रेशन, अभी समझाया मैंने आपको, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द ईयर 2007-8, और फिर 2012 में फिर आया, और दोनों समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस लाइक डिप्रेशन और रिसेशन, जब पूरे देश में डिप्रेशन और रिसेशन पूरे वर्ल्ड में रहे, तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड करती है भारत की कि कोई इंपैक्ट ऐसा नहीं हुआ. डिप्रेशन और रिसेशन, एंड ऑल्सो टू कंट्रोल देम. मतलब जब वर्ल्ड में डिप्रेशन था, तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि डॉक्टर सिंह साहब ने बनाई, उससे देश में भी कोई इंपैक्ट इतना नहीं हुआ, देश के लिए बनाई. टू कंट्रोल देम, मतलब डिप्रेशन और रिसेशन जब भी होगा उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय केयरफुल स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. बातें बढ़ रही, मैं सही कर रहा हूँ? कूट दूंगा. 11वीं में धमकाया, यहाँ सही में एक्शन होगा, ठीक है ना? देम और टू सॉल्व दीज मैक्रो प्रॉब्लम्स, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. थर्ड थिंग, इंपॉर्टेंस नंबर 3 इज नेशनल इनकम. ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं कई बार बोल चुका हूं कि 10 नंबर का तो सिर्फ यूनिट 1 इंडेक्स आपने लिखा है फर्स्ट क्लास में, दोनों का मैंने आपको इंडेक्स वेटेज सब लिखवाया था. 10 नंबर तो ये, और एडी और यश जो 12 मार्क्स है, वो नेशनल इनकम जहाँ खत्म होता है वहां से वो शुरू होता है. ये सारा काम, यहाँ पर हम कोई ए आर एम आर टी आर नहीं पढ़ रहे माइक्रो में जैसे, यहाँ पर हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं. ए आर टी आर एम आर हर कंपनी अपनी बुक्स में अलग निकालती है. कोई आदमी जो पानी पूरी बेच रहा है उसका भी ए आर टी आर एम आर होता है, ये प्रोजेक्टर जिसने बेचा उसका भी ए आर टी आर एम आर होता है. यस और नो? लेकिन यहाँ हम ए आर टी आर एम आर की बात नहीं करते, यहाँ फर्स्ट चैप्टर में किसकी बात करते हैं? नेशनल इनकम की. तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस ही है कि यहाँ इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, और जितना इनकम होगा, कल पढ़ाया था, उतना ही आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट होगा. So macroeconomics is more wide in its approach. Write down. The study of macroeconomics, the study of macroeconomics, the study of macroeconomics has immense discussion the study of macroeconomics. ये तो मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि इको की और बिजनेस की कोई बुक नहीं लेनी है आपको मार्केट से, ठीक है ना? अकाउंट से जो भी लेनी है आप सर से बात कर लेना, ठीक है? तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आपको मुझे फर्स्ट बुक देनी है, मुझे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक इस महीने देनी है, ठीक है? तो वंस यू आर रजिस्टर्ड यू विल गेट द मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक. क्योंकि बेसिक्स तक तो ठीक है, फिर मुझे क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे बुक से, वो उसके बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है? द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज इमेंस डिस्कशन ऑन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, measurement of national income
of an economy, measurement of national income of an economy. एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी करते हैं, विच ऑल्सो डिटरमाइंस। अब अगर मैं इसको कल थ्योरी ऑफ इनकम से लिंक करूं, तो जितनी इनकम बढ़ेगी उतना आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, और जितना ये तीनों बढ़ेंगे उतनी कंट्री डेवलप होगी कि अंडर डेवलप्ड होगी, डेवलप होगी, विच ऑल्सो डिटरमाइंस, which also determines the output and employment level, which also determines the output and employment level। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो वीडियो भी दिखाई थी कि कैसे देश भिखारी होते हुए 1991 में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। वो कौन सी पॉलिसी थी, माइक्रो या मैक्रो? क्या नाम था उस पॉलिसी का? एलपीजी सिलेंडर नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर 3 ऑफ इंडियन इको, राइट। तो जीरो से फिफ्थ लार्जेस्ट डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, 2014 तक हो गया था, तब भी फिफ्थ, आज भी फिफ्थ, है ना। तो लिखिए, दीज पॉलिसीज, these policies solves the massive problems like, आज हमारे देश की तीन चार प्रॉब्लम बोलो, बोलो फटाफट। बेरोजगारी, अरे बोलो ना, पॉल्यूशन, पॉवर्टी, रोड, रोड तो उदयपुर वाले पूछे ही ना, ढंग की रोड को ऐसा खोदते हैं, 2 महीने तक खोदते हैं, फिर वो रोड 2 महीने सही बनेगी, फिर तीसरे महीने वापस खुदाई चालू। मतलब उदयपुर में खुदाई तो रुक ही नहीं रही है। पिछले 10 साल 15 साल तो मेरे को हो गए देखते देखते, नई की नई रोड होगी फिर खोदना चालू, मेन रोड ही खोदना चालू। अरे भाई एक बार डाल दो जो अंदर डालना। सीवरेज का काम हुआ, आप सोचो, सीवरेज का काम आपकी कॉलोनियों में हुआ कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, बट मैक्सिमम जगह हो चुका है। वो क्या कॉन्सेप्ट था कि जो आपका फ्लश्ड वाटर है वो हिंदुस्तान जिंक ले जा करके ट्रीटमेंट होगा, और जो जितने भी प्लांट है वहां से वापस वो जो फ्लश्ड वाटर है, सुबह जो हम हल्के होके जो पानी फेंकते हैं उसमें, वो वापस सप्लाई होगा। हाँ, तो ऐसे होगा, रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, यही तो हम 11वीं कक्षा में सीख के आए हैं। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं, वो सीवरेज आगे जाने की जगह बैक प्रेशर आ रहा है ओल्ड सिटीज में, कई घरों में। हाँ, काफी, बारिश में तो खास करके, जो कह रहे हैं अभी नहीं आ रहा है बारिश में देखना। अब वो बैक प्रेशर के कारण दैट वाटर इज नाउ मिक्सिंग विद द वाटर ऑफ लेक्स, और इतना फील्ड प्रोजेक्ट, इससे अच्छा तो पहले ही था, फ्लश करो सेप्टिक टैंक में गया, सेप्टिक टैंक खाली करा दो, खत्म। तो ये, अगर ये पॉलिसीज काम करती है तो ये देश को डेवलप कर देंगी, और अगर फेल हो गई तो बर्बाद कर देंगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी से डेवलपमेंट भी होता है और अंडर डेवलपमेंट भी होता है, राइट। सो दीज पॉलिसीज सॉल्व्स द मैसिव प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। ईशान, you meet me in office after the class, okay? Poverty, illiteracy, by making policies for entire
इकोनॉमी। ठीक है, तो इससे डेवलपमेंट भी पता पड़ता है। बोलो यहाँ, बोलो यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। बोलो बेटा, यहाँ पर डिमांड क्या बन जाता है? अरे बोलो ना, डिमांड की जगह क्या पढ़ना है हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में? अभी लिखा है ना ऊपर, शक्ल क्या देख रहे हो? डिमांड का नाम ऊपर क्या लिखाया? एग्रीगेट डिमांड नहीं लिखाया? सप्लाई का नाम क्या लिखाया? एग्रीगेट सप्लाई। क्या आज तक माइक्रो इकोनॉमिक्स में कभी फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा? नेशनल इनकम पढ़ा? बजट पढ़ा? नहीं। बीओपी पढ़ा? बैलेंस ऑफ पेमेंट? नहीं। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है। कौन से वेरिएबल है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो इन सबको अगर पढ़ना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। लिखो, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड it helps to understand various factors at the level of an economy. It helps to study various factors at the level of economy like AD। AD मतलब, अरे बोलो, AS, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? ये आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इको के बोर्ड के पेपर में भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एडी, एएस, फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज। बीओपी, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। एक और प्रकार की सप्लाई हमको यहाँ पढ़नी है जिसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। क्या कहते हैं बोलो? मनी सप्लाई क्या होता है? पूरे देश में कितनी मनी सप्लाई में है? कितनी मनी सप्लाई में मतलब कितनी मनी भारत के मार्केट में सर्कुलेट हो रही है? ये आरबीआई बताता है। कौन बताता है? आरबीआई। वो भी पढ़ेंगे हम मनी एंड बैंकिंग के अंदर। तो ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। आया ना? तो सोचो, मैक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैक्रो। लेकिन मैक्रो को समझने के लिए क्या जरूरी था? माइक्रो। वो काम 11वीं कक्षा में हो चुका है। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, लिखिए, डिफरेंसेस बिटवीन। बोलो, कुछ बच्चे बता सकते हैं आगे का टॉपिक क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन, बोलो, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 11वीं में लिखा था है? तो बताओ क्या लिखा था? 11वीं थोड़ा सा लिखा था, एक दो पॉइंट लिखे होंगे, पूरा डिटेल में नहीं लिखा होगा। अभी लिखते हैं। राइट ऑन, टेबल बनाएंगे सब लोग जल्दी से। मेक द टेबल। टेबल जब भी बनानी है डिफरेंस की, नए बच्चे देख लेना सामने, अगर आपके स्कूल ने आपको नहीं सिखाया हो तो डिफरेंस में हमेशा बेसिस लिखना होता है। क्या लिखना होता है सबसे पहले? बेसिस। एक पॉइंट बेसिस का, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। ऐसी टेबल बनाए जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट, ये साथ के साथ आप लिखते जाना, क्योंकि डिफरेंस में ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सब आपको आता है। बताओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करती है? एट द लेवल ऑफ 11th क्लास, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल और फर्म। आया ना? और मैक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। लिखो जल्दी से, इट स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम
It studies the economic problems at the level of individual oblique firm or macroeconomics. It studies the problems. It studies the economic problem at the level of economy. लक्ष्य क्या है? तो मुझसे पूछना, उसको ज्यादा आता है क्या? बोल। फर्म ऑब्लिक है, हाँ। इट स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ ए इकोनॉमी एज अ होल। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एस्पेक्ट्स। मैंने कहा ना, आप साथ साथ ही लिखो, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और ये तो ठीक है, मैं ज्यादा काइंड हूँ, लिखवा रहा हूँ। बाकी एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन मन से लिखने वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। पर 12th है, मैं किसी प्रकार का रिस्क ले ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो मैंने कुछ लोगों को धक्का मार के भेज दिया। आगे पढ़े नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं, फिर वो मेरे ऊपर आएंगे। लिखो, इट डील्स माइक्रो इकोनॉमिक्स मेन डील करता था विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस, क्वांटिटी, रेवेन्यू। लेकिन ऐसा कुछ भी हमको मैक्रो में नहीं पढ़ना। तो क्या पढ़ना है? फर्स्ट क्लास में लिखाया था वो सब पढ़ना है, ठीक है। इट डील्स विद प्राइसेस, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब डिमांड, एंड सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड मतलब क्या? सप्लाई। और इंडिविजुअल आउटपुट। याद करो, इंडिविजुअल आउटपुट का एक चैप्टर प्रोडक्शन, याद है? टीपी, एपी, एमपी, वो माइक्रो के नाम थे। लेकिन यहाँ पर इट डील्स विथ, बोलो यहाँ पर डिमांड क्या बन जाता है? एडी। सप्लाई क्या बन जाता है? एएस। और इंडिविजुअल की इनकम का यहाँ पर क्या नाम है? बोलो, नेशनल इनकम। ए, इधर इतना पास में बैठा है, अब क्या तेरे को स्क्रीन के पास चिपका दो बिल्कुल माथा? चुप रहे, बिल्कुल बिल्कुल चुप रहे। नहीं आ रहा है समझ में तो बाद में जिससे समझ में आ रहा है पढ़ लेना, या मेरे को डिस्टर्ब मत कर। इंडिविजुअल इनकम माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, और नेशनल इनकम किसका कॉन्सेप्ट है? माइक्रो का। थर्ड पॉइंट, लिखो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। याद है? 11वीं कक्षा का टॉपिक याद है? व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? व्हाट, हाउ एंड हुम टू प्रोड्यूस। यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? कोई बताएगा? माइक्रो में सेंट्रल प्रॉब्लम तो आपको पता है, व्हाट, हाउ एंड हुम टू प्रोड्यूस। मैक्रो की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होगी? वो तो माइक्रो की होगी ना। यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती है एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी, जिनको हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी ये तो पता है कि इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट तीनों एक साथ बढ़ते हैं, तीनों एक साथ कम होते हैं। लेकिन किस लेवल पे कंट्री ऑपरेट होगी? अल्टीमेटली देश का इक्विलिब्रियम निकालना, देश का इक्विलिब्रियम निकालना, जहां पर दोनों एडी और एएस क्या होंगे? इंटरसेक्ट। वही तो है यूनिट 3, वहां तक पहुंचना है हमें। दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि किस लेवल पर देश का इक्विलिब्रियम आता है। यहाँ पर व्हाट, हाउ एंड हुम टू प्रोड्यूस नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अरे भाई तीनों एक साथ बढ़ते और घटते मान लिया, लेकिन एक लेवल तो होगा जिस पर कंट्री को ऑपरेट करना है। वो लेवल कहाँ से आएगा? वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है।
कोई डाउट? लिखो। इट डील्स विद सेंट्रल प्रॉब्लम में, इट डील्स विद प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom to प्रोड्यूस। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सर अब इनके बीच में कॉमा की जगह स्लैश लगा सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम याद करो, माइक्रो में इक्विलिब्रियम कब आता था? कौन से चैप्टर में इक्विलिब्रियम आता था माइक्रो में? मार्केट में, जहाँ डिमांड और सप्लाई क्या होती थी, याद है? क्रॉस। फिर उसमें चार केस पड़े थे, डिमांड इंक्रीज, सप्लाई कांस्टेंट, सप्लाई इंक्रीज, डिमांड कांस्टेंट, है ना? 11वीं तो पास हो गए ना? हाँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम कब आता है? जहां पर एडी और एएस क्या हो जाए आपस में, इंटरसेक्ट। वो कैसे होंगे वो आगे की बात है, लेकिन थ्योरी तो हम लिख ही सकते हैं ना। लिखो। इट अचीव्स इक्विलिब्रियम व्हेन, अच्छा डिमांड किसके पॉइंट से होती थी? कंज्यूमर। तो यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, व्हेन कंज्यूमर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। कौन करता था? अरे बोलो। प्रोड्यूसर। सप्लाई। व्हेन कंज्यूमर डिमांड इज इक्वल टू प्रोड्यूसर सप्लाई। यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या कैसा आता है? इट अचीव्स इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम कब अचीव करती है? व्हेन एडी इज इक्वल टू एस फॉर इंडिविजुअल, फॉर इकोनॉमी, फॉर एंटायर इकोनॉमी। क्या बस 10:30 बजे थोड़ी? क्या 1 मिनट बाकी है? एग्जाम्पल, माइक्रो का एग्जाम्पल बोलो फटाफट। 4 चैप्टर के नाम बोलो जल्दी से। डिमांड, सप्लाई, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रोडक्शन एटसेट्रा। 12th में एक बात आप और ध्यान रखना, कम से कम 2-3 नाम लिखने के बाद आप ईटीसी लिखना, क्योंकि कॉपी बोर्ड में जाएगी। एक नाम लिखने के बाद आप ईटीसी लिखोगे तो वो देखेगा नॉलेज कम है। तो कम से कम 3 नाम लिखना, फिर ईटीसी लिखना। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो 100 में से 100 बोर्ड में दिलाती है। ठीक है? हाँ, यहाँ के 2-3 टॉपिक के नाम बोलो फटाफट। नेशनल इनकम, अभी ऊपर लिखवाए हैं सारे। एडी, एएस, फॉरेक्स, मनी सप्लाई एटसेट्रा। फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ओवर। फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। कल इसका टेस्ट है सारे स्टूडेंट्स का। जो एब्सेंट थे उनको भी सब रिवाइज कर दिया है, तो टेस्ट में कोई एब्सेंट ना रहे, ऐसे मेरी आपसे अपील है। बाकी आप जानो और आपको पास करने वाला बोर्ड जाने।